नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अध्याय नंबर 6 अपना चल रहा था और उसके अंदर अपन ने पहली जो फसल पढ़ी थी वो पढ़ी थी धान की खेती। क्या पढ़ी थी? धान की खेती। ठीक है। दूसरी फसल का अपन ने अध्ययन किया कल गेहूं के बारे में। आज अपन जो नेक्स्ट फसल पढ़ेंगे, तीसरे नंबर की जो अपने एग्रोनॉमी के अंदर फसल आती है उसका नाम है ज्वार की खेती। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? ज्वार की खेती। ज्वार की खेती के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ज्वार को इंग्लिश में सोरगम बोलते हैं। ठीक है। ज्वार की खेती मैं बात करूं इसमें वैज्ञानिक नाम की, यानी कि बोटनिकल नेम, यानी कि इसे बोलते हैं वानस्पतिक नाम। और जो इसका वानस्पतिक नाम होता है वह क्या होता है? सोरगम, सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर इसका वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोरगम बाइकलर होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसके कुल के संदर्भ में, यानी कि फैमिली, तो फैमिली क्या है? ग्रेमनी। इसे ही क्या बोलते हैं? पोएसी। इसे ही क्या बोलते हैं? घास कुल। इसे क्या बोलते हैं? घास कुल। ठीक है। तीसरी नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान के संदर्भ में, यानी कि वैज्ञानिक नाम तो क्या हो गया? सोरगम बाइकलर। फैमिली यानी कि कुल कौन सा हो गया? ग्रेमनी, पोएसी या घास कुल। उत्पत्ति स्थान इसका क्या माना जाता है? अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? अफ्रीका। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बात करें गुणसूत्र। गुणसूत्र। अब गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। नेक्स्ट में इसी के संदर्भ में बात करूं फल प्रकार। फल प्रकार यानी कि किस प्रकार का ज्वार के अंदर फल प्रकार होता है? तो कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस फल प्रकार कैसा होता है? कैरियोप्सिस। नेक्स्ट में इसी में बात करूं पुष्पक्रम के संदर्भ में। पुष्पक्रम और ज्वार का पुष्पक्रम कैसा होता है? पेनिकल। पुष्पक्रम कैसा होता है? पेनिकल होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वार के संदर्भ में उपनाम से। उपनाम देखो, ज्वार का जो उपनाम है इसे किस किस नाम से जाना जाता है, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। यानी कि पहला उपनाम की बात करूं तो इसे किस नाम से जानते हैं? कैमल क्रॉप। कैमल किस नाम से जानते हैं? कैमल क्रॉप। इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी को जानते हैं मोटे अनाजों का, मोटे अनाजों का, मोटे अनाजों का राजा, यानी मोटे अनाजों का राजा ज्वार को भी कहते हैं और बाजरे को भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में आगे बात करते हैं ज्वार अनुसंधान निदेशालय। ज्वार अनुसंधान निदेशालय। ज्वार अनुसंधान, ज्वार अनुसंधान निदेशालय। निदेशालय और ज्वार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे हैं? हैदराबाद। कहाँ पे हैं? हैदराबाद। नेक्स्ट इसी में बात करें ज्वार के संदर्भ में बोनेपन की जीन। बोनेपन की, बोनेपन की जीन। ज्वार में बोनेपन की जो जीन होती है उसका क्या नाम है? कापरी। और कापरी कितनी? 60, यानी कापरी 60 क्या होती है? ज्वार के अंदर बोनेपन की जीन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। धान की क्या थी? DGU। धान की क्या थी? DGU। गेहूं की कौन सी थी? नोरेंटेन। ज्वार की कौन सी है? कापरी 60। मक्का की ओपेक 2 या फ्लोरी 2। इसके अलावा जो की होती हैं UZU। इसके अलावा अपन बात करें बाजरे की क्या होती है? ट्रिप्ट 23A। इनके बारे में भी अपन आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के संदर्भ में परीक्षण भार।
परीक्षण बार, परीक्षण बार अपन किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे टेस्ट वेट कहते हैं। और परीक्षण बार क्या होता है, 1000 बीजों के बार को, 1000 बीजों के बार को क्या कहते हैं, परीक्षण बार कहते हैं। 1000 बीजों के बार को क्या कहते हैं, परीक्षण बार कहते हैं। और जवार का जो परीक्षण बार होता है वो कितना होता है, 5 से 9 ग्राम, 5 से 9 ग्राम क्या होता है, इसका परीक्षण बार होता है। नेक्स्ट अपन इसी के संदर्भ में बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन में, यानी कि बात करें जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में चावल व गेहूं के बाद, किसके बाद, चावल व गेहूं के बाद तीसरा स्थान है। खाद्यान्न फसलों में चावल व गेहूं के बाद में इसका कौन सा स्थान है, जवार का तीसरा स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में अपन बात करें तो जो जवार होती है, जवार में कच्ची अवस्था में एक अम्ल पाया जाता है, HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। जवार में कच्ची अवस्था में HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल यानी एसिड अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल यानी दूरीन, क्या कह सकते हैं, दूरीन पाया जाता है। एक दोबारा से देख लेते हैं जवार के बारे में। जवार का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरगम बाइकलर। क्या है, सोरगम बाइकलर। फैमिली यानी कुल कौन सा है, ग्रेमनी पोएसी, इसे क्या बोलते हैं, घास कुल। ग्रेमनी पोएसी, इसे क्या बोलते हैं, घास कुल। उत्पत्ति स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है जवार का, अफ्रीका। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n बराबर 20, 2n बराबर 20। फल प्रकार कैसा है, कैरियोप्सिस। कैसा है, कैरियोप्सिस। पुष्प क्रम की बात करते हैं तो जवार का जो पुष्प क्रम होता है वो कैसा होता है, पेनिकल। कैसा होता है, पेनिकल। इसी के संदर्भ में बात करें उपनाम के संदर्भ में, उपनाम में पहला उपनाम इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यानी ट्रिपल स्टार लगा लेना। ठीक है। जवार का उपनाम पहला कौन सा है, कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में विपरीत परिस्थितियों में कुछ दिनों के लिए बिना पानी के रह जाता है, उसी प्रकार जवार में भी अगर पानी नहीं मिलता है तो कुछ दिनों तक ये रह जाती है, और सूखने पर भी अगर अपन इसको पानी दे देते हैं, पानी पिला देते हैं तो वापस हरी हो जाती हैं। इस कारण इसे किस नाम से जानते हैं, कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इसे कोई क्या बोलते हैं, मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा। गेहूं को तो बोलते हैं खाद्यान्न फसलों का राजा, और मोटे अनाजों का राजा किसे बोलते हैं, जवार को। और इसके अलावा अनाजों की रानी किसे बोलते हैं, मक्का को। मोटे अनाजों का राजा बाजरे को भी बोलते हैं। जवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद। कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर। बोनेपन की जीन की मैं बात करता हूँ, जवार के अंदर कौन सी जीन पाई जाती है, कापरी 60, कापरी 60 यानी कापरी 60 जीन होती है। परीक्षण बार कितना होता है, 5 से 9 ग्राम। 5 से 9 ग्राम क्या होता है, परीक्षण बार। खाद्यान्न फसलों में चावल व गेहूं के बाद में कौन से स्थान पर आती है, तीसरे स्थान पर आती है, कौन, जवार। ठीक है। जवार की कच्ची अवस्था में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल पाया जाता है, जिसे अपन दूरीन बोलते हैं। यानी कि क्या होता है, ये अम्ल कैसे आता है कि मान लीजिए जवार है, अपन क्या करते हैं, एक जवार को काटने के बाद में यानी कि वो वापस फूटने लग जाती हैं, यानी कि फूटने के कारण इसमें क्या होता है, अगर अपन पानी नहीं पिलाते हैं तो अम्ल की, HCN अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है।
तो इसके कारण जानवर, जैसे अपन गांव के अंदर देखते हैं कि जहर आ जाता है, पानी नहीं पिलाने से क्या जाता है, जहर आ जाता है, और बहुत सारे पशुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वह कौन सा अम्ल है, एशियन अम्ल के कारण पशुओं की क्या होती है, मृत्यु होती है। हाइड्रोसाइनिक अम्ल, ये बहुत खतरनाक अम्ल माना जाता है, पशुओं के लिए अत्यंत जहरीला होता है। और अब आप लोग इनको लिख लीजिएगा। लिख लो। और फिर आगे बात करते हैं ज्वार के संदर्भ में। आज अपने ज्वार की फसल पढ़ेंगे और ज्वार की फसल के बारे में आपसे 12th क्लास में बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप अगर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो, जेड की कर रहे हो, ICR, BHU, CUT जो भी तैयारी कर रहे हो, आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्टार एग्रो टॉप के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए जो क्लासें रहेंगी वह रेगुलर रहेंगी। और आप देखते रहिएगा वीडियो को लगातार, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी कुछ थोड़ा अच्छा कर सकूँ आपके लिए, है ना। और कोई भी समस्या है, कोई भी अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है कि इसमें ये होता या फिर ये होना चाहिए था, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। जैसा कि आज कमेंट्स में आया था कि गेहूं का परीक्षण भार 22 ग्राम होता है, तो किसी ने ऐसे बोला था, लेकिन देखो एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, या तो कोई गलत लिख लिया या गलत पढ़ने में आ गया। गेहूं का परीक्षण भार 2 ग्राम होता है, मैंने आपको लिखवा रखा है उसके अंदर, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो। और आप गूगल के माध्यम से भी देख सकते हो, कुछ गाइडें हो तो उनके माध्यम से भी देख सकते हो। कोई भी अगर आपको कंफ्यूज लगता है कि यहाँ पे ये है, तो आप आराम से कमेंट्स लिख सकते हो नीचे कि सर यहाँ पे ये सही है या फिर क्या है, तो उसके लिए मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और चैनल के माध्यम से जैसे कि आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, मोबाइल नंबर है मेरे 88 75 10 47 19। 88 75 10 47 ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं। आप इन पर मैसेज करके आप बोल सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर आपको जो भी टॉपिक की डिमांड है मैं वो आप मेरे को मैसेज करके बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए वो टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा ज्वार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ज्वार के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो अधिक ज्वार का, आगे लिखते हैं, अधिक ज्वार का सेवन करने से एक रोग हो जाता है जिसका क्या नाम है, पेलाग्रा। कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा। जैसे अपन बोलते हैं गंजापन, क्या बोलते हैं, गंजापन हो जाता है, रोग हो जाता है। यानी कि अधिक ज्वार का सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, यानी कि गंजापन हो जाता है। बहुत सारे को आप लोगों ने देखा होगा कि बाल उड़ जाते हैं, और गांव में ये परंपरा है कि जिसके बाल कम होते हैं कि ये भाग्यवान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में उनके जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं, या फिर किसी की कमी, तत्वों की कमी हो जाती है, इस कारण उनके बाल वगैरह कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अधिक ज्वार का सेवन करने से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है।
नेक्स्ट जवार के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं आगे, तो जवार में जो लाइसिन प्रोटीन होती है वो तो कम होती हैं, जबकि ल्यूसीन की मात्रा अधिक होती है। यानी जवार में लाइसिन की मात्रा कम तथा ल्यूसीन की मात्रा अधिक होती है। जवार में लाइसिन की मात्रा तो क्या होती है, कम होती है, जबकि ल्यूसीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। लगभग अब मैं बात करूं ल्यूसीन की मात्रा की, तो ये लगभग 7 से 17.5% तक क्या होती है, जवार के अंदर उपस्थित होती है। 7 से 17.5%, इसको भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं जवार के संदर्भ में। जो जवार होती है, जवार में अगर दूरीन की मात्रा 0.5% से भी अधिक हो जाती है ना, तो क्या मानी जाती है, बोधानी कारक मानी जाती है। यानी जवार में दूरीन की मात्रा 0.5% से अधिक हो तो हानिकारक मानी जाती है। यानी कि अगर जवार के अंदर दूरियन की मात्रा अगर 0.5% से अधिक हो रही है, तो ये बहुत हानिकारक मानी जाती है पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि जवार कड़वी हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। और दूरिन बहुत खतरनाक किस्म अम्ल होता है, सियानाइड और साइनिक अम्ल, जो कहते हैं कि पशुओं के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। ठीक है, आप लोग इनको लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में, जवार के संदर्भ में। देखो अभी इसकी बीज दर वगैरह इनके बारे में अध्ययन करेंगे, खाद उर्वरक पढ़ेंगे। चलो इनको आप लिख लीजिएगा। जवार की खेती अपने चल रही है और बढ़ते रहिएगा, फिर आगे अध्ययन करेंगे। कंटिन्यू आपको क्लासें देखने को मिल जाएंगी। बाकी थोड़ा कर रहे हैं आपके लिए प्रोसेस कुछ और अच्छा करने की। बाकी ये 12th में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वह वैसे के वैसे मिल जाएंगे आपको देखने को। किस हिसाब से 12th का पेपर बनता है वह भी मैं आपको एक क्लास में बता दूंगा। इसके अलावा 12th अगर आप एग्रीकल्चर से कर रहे हो, तो अब एग्रीकल्चर से कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे 12th पास की उसके बाद में कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर लेने के पीछे आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड जैसे आपके जेट है, BHU है, ठीक है, CUT जो ICR चल रहा है वह है। आपको अच्छी से तैयारी करके उनका एग्ज़ाम दो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। एग्रीकल्चर में बहुत आगे स्कोप है। इसके अलावा वेटनरी आप कर सकते हो अगर आपके परसेंटेज अच्छा है, या फिर वेटनरी में आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वेटनरी कर सकते हो। ठीक है, और बढ़िया आराम से तैयारी करते रहिएगा। जेट के बैच अपने यहीं पे चलते हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर कोई भी जो भी बच्चा है जिसको डिमांड हो जेट के प्रति, तो वह कोचिंग भी कर सकता है। अपने ऑफलाइन कोचिंग चलता है यहीं। चलिए आगे बात करते हैं। यानी कि अब बात करते हैं जवार के संदर्भ में बीज दर यानी कि सीड रेट, बीज दर। अब बीज दर दो प्रकार से होती है इसके अंदर। एक तो कैसे कि अगर मान लीजिए अपन बीज दर में बात करें तो एक तो दाना होता है, एक चारा होता है। किसके लिए? एक तो दाना यानी कि दाना प्राप्त करना है, एक चारा यानी कि लगभग अपन अधिकतर चारे के लिए बोते हैं।
दाने के लिए कम होता है। तो अगर दाने के लिए अगर आप बो रहे हो तो लगभग 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और अगर आप चारे के लिए बीज दर बो रहे हो तो चारे के लिए लगभग आपको कह सकते हैं 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है अगर आप चारे के लिए बो रहे हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं खाद व उर्वरक, यानी कि खाद तो देते नहीं हैं, बाकी मानो देते हैं थोड़ा हल्का सा। उर्वरक की बात कर लेते हैं कि उर्वरक कितना देते हैं। खाद व उर्वरक, तो खाद भी लिख लेते हैं, खाद व उर्वरक। तो खाद व उर्वरक FYM फार्म यार्ड मैन्योर, ये क्या होती हैं? गोबर की खाद। FYM क्या होती है? गोबर की खाद। और जो जवार के अंदर जो गोबर की खाद देते हैं वह लगभग देते हैं 15 से 20 टन। बाकी अपन कम देते हैं, मक्का के अंदर देते हैं 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देते हैं। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन लगभग देते हैं 80 केजी प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस देते हैं लगभग 40 केजी प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस कितना देते हैं? 40 केजी प्रति हेक्टेयर। और पोटास देते हैं 20 केजी प्रति हेक्टेयर। बाकी अपने अधिकतर क्या कर रहे हैं कि यूरिया की मात्रा, नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। जब भी पानी पिलाते हैं कट्टे के कट्टे यूरिया देते रहते हैं। जहाँ पे आवश्यकता है 1 कट्टे की, वहाँ पे अपन 3 कट्टे 2 कट्टे यूरिया के देते रहते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, अपनी जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो रही है। अभी तो अपन को उत्पादन मिल रहा है, अभी तो उत्पादन मिल रहा है, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि अगर जो जितना जल्दी ग्रोथ करता है उतना ही जल्दी क्या जाता है, नीचे जाता है। उसी प्रकार अगर अपन अभी तो उत्पादन ले लेंगे, लेकिन धीरे 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 अपने क्या होगी, मिट्टी खराब हो जाएंगी। और मिट्टी खराब हो जाएंगी, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी। आज आप देख रहे हो कि 25-30 साल की एज में घुटने दर्द करने लग जाते हैं। कहते हैं जैसे कुब्बड़ पट्टी का नाम सुना होगा आपने, तो कुब्बड़ पट्टी उधर नागौर अजमेर की तरफ तो अपन बात करते हैं, उधर फ्लोराइड की मात्रा इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति वहाँ पे बचपन में उनके यूँ मानो कि 20-25 साल की एज में घुटने दर्द करने लग जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, आप कहीं पे भी जांच कराओ, कहीं पे भी जांच कराओ पानी की, आपको फ्लोराइड मिलेगा। और वो मिलने का कारण क्या है? यूरिया। अपन इतना खतरनाक तरीके से यूरिया दे रहे हैं खेतों के अंदर कि अभी तो उत्पादन अच्छा हो रहा है, लेकिन धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि अपन उत्पादन नहीं ले पाएंगे मिट्टी से। मिट्टी क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी तो उत्पादन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा नैनो यूरिया चला है, जिसमें बहुत कम मात्रा में लिक्विड में आता है और बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। उसका प्रयोग करो, जैविक खादों का प्रयोग करो। अपन घर पे भी बना सकते हैं। जैसे अभी मोदी जी ने एक गोल्ड यूरिया के नाम से कुछ ऐसा लॉन्च किया है, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा कम है। तो ऐसे यूरिया का प्रयोग करो, यानी प्रयोग तो करो लेकिन कम मात्रा में करो। और मैं तो यही बोलता हूँ कि अधिक से अधिक आप जैविक खादों का प्रयोग करो। उत्पादन 1-2 साल कम होगा, लेकिन धीरे धीरे मजा आ जाएगा। नहीं तो अगर अपन ऐसे कैसे यूरिया देते रहेंगे तो एक दिन अपनी जो भूमि है वह क्या हो जाएंगी? बंजर हो जाएंगी और उत्पादन नहीं ले पाएंगे, अपनी मिट्टी पूर्णतः खराब हो जाएंगी। और जैविक खाद का प्रभाव रहता है लगभग 3 से 4 साल, बढ़िया मिट्टी में अच्छे से रहती हैं। बाकी इसमें
जैसे अपन यूरिया देते हैं, यूरिया का इस साल देंगे 2 कट्टे, अगली बार 3 कट्टे देने होते हैं। ट्रोलियों की ट्रोलियाँ भर भर के यूरिया जाता रहता है। तो मैं देखता हूँ तो ये बहुत गलत है, लेकिन करे क्या, आप दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी में क्या हो जाएगी, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी, उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होगा। अभी तो हो रहा है। तो इसलिए यूरिया पे भी मेरा सभी से निवेदन है कि जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, कम से कम वह लोग तो समझे कि जो यूरिया होता है ये ज़्यादा देना अपने लिए हानिकारक माना जाता है। अपन 1 बीघा में प्रत्येक पानी पे 1 कट्टा, प्रत्येक पानी पर 1 कट्टा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलिए खैर अपन तो आगे बात करते हैं अपनी फसल के संदर्भ में। आपने ये नोट कर लिया होगा और फिर आगे बढ़ते हैं इसके संदर्भ में। चलिए आगे बात करते हैं। खाद उर्वरक हो गया, बीज दर हो गई, इसके अलावा बात करते हैं इसी के संदर्भ में जलवायु के संदर्भ में। जलवायु की मैं बात करता हूँ, क्लाइमेट की, तो ज्वार की फसल अपन कब बोते हैं? खरीफ में, यानी कि बरसात में। कब? जून जुलाई में, मध्य जून से मध्य जुलाई लगभग। तो जो जलवायु होती है उस टाइम की वो कैसी होती है? गर्म। कैसी होती है? गर्म। कैसी जलवायु चाहिए? गर्म। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान। तो जलवायु गर्म है तो तापमान भी जाहिर सी बात है कि तापमान भी थोड़ा अधिक ही होगा उस टाइम पे। जून के महीने में लगभग 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? तापमान होता है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन मृदा की, सोइल की बात करते हैं, तो मृदा कैसी चाहिए इसके लिए? बलुई दोमट। अधिकतर मिट्टी तो बलुई दोमट ही यूज में ली जाती है। पीएच के संदर्भ में बात करें, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, तो लगभग 4.5 से 5.5 के समथिंग इसका क्या होता है? पीएच होता है। 4.5 से 5.5 यानी 6 भी मान लेते हैं क्योंकि पीएच तो लगभग में चलता है। जलवायु कैसी हो गई? गर्म। तापमान कितना होता है? 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मृदा कैसी चाहिए? बलुई दोमट। पीएच मान 4.5 से 5.5। पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन ने। ठीक है, याद रखना है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में। कब की थी? 1909 में। ठीक है, 1919 भी है कई जगह, लेकिन 1909 सही है। 1909 में पीएच स्केल की खोज, पीएच की खोज की थी। चलिए इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। और अपने क्या हो गई? जलवायु कंप्लीट हो गई, तापमान हो गया, मृदा हो गई, पीएच मान हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय। अब बुआई का समय मैंने बताए रखा है आप लोगों को कि बुआई का समय, तो अगर मान लीजिए खरीफ में बो रहे हैं तो अक्सर अपन बोते हैं जून जुलाई में बोते हैं। कब बोते हैं? जून जुलाई में, यानी मध्य जून से मध्य जुलाई या जून से जुलाई के अंदर अपन अधिकतर बोते हैं। नेक्स्ट बात करें बुआई की विधि। बुआई की विधि, देखो बुआई की विधि जो यूज लेते हैं, यानी पंक्ति से पंक्ति कह सकते हैं, R×R दूरी, यानी पंक्ति से पंक्ति या रो टू रो डिस्टेंस, और P×P यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, यानी पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो R×R दूरी ये तो रखते हैं अपन लगभग 45 सेमी। कितने रखते हैं? 45×45। और ये रखते हैं अपन 20×20। तो अगर बात करें दोनों मिलाकर तो कितनी हो गई? 45×20 सेमी। कई जगह 15 भी दे रखा है, तो 15-20 लगभग इतनी ही चलती हैं। तो आप कोष्टक में भले 15 भी लिख लेना, और दोनों को मिलाकर लगभग में अपन बात करते हैं तो 45×15 सेमी क्या होती है? इनकी R×P दूरी होती हैं। आप यहाँ पे भी ऐसा करो, 15 ही कर लो, 15। ठीक है, 15 सेमी, यहाँ 45 सेमी। ये हो गई इसकी बुआई की विधि, इनको भी नोट कर लो।
फिर आगे बात करते हैं इसी के संदर्भ में। बीज दर वगैरह हो गई, अब इसके संदर्भ में आगे बात करेंगे किस्में वगैरह, किसकी किस्में कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी के बारे में अध्ययन करेंगे, किस्में इसकी इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आगे जवार के संदर्भ में। लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बात करते हैं और बनिए रहिएगा स्टार एग्रो टॉक के यूट्यूब चैनल पर। आपको निःशुल्क क्लासें मिलेंगी और बढ़िया हर एक कंटेंट अच्छा मिलेगा। बाकी अपने पास में वह क्वालिटी तो है नहीं कि कैमरा वगैरह, अपन एक सिंपल तरीके से शूट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। और समय आया और आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्दी अपन डिजिटल बोर्ड पे भी आ जाएंगे, डिजिटल बोर्ड भी लेके आ जाएंगे। बाकी अभी तक अध्ययन करते हैं इन्हीं के ऊपर। बाकी देखो इन बोर्डों इसकी होड़ नहीं होती, ये तो यही होता है क्योंकि अपन ने बचपन में देखा है कि पार्टी तो एक पार्टी होती है। क्या होती है? पार्टी। पार्टी का नाम सुना है? या फिर अपन ब्लैक बोर्ड जैसे देखते थे वैसी पार्टी होती थी। बर्चे से लिखते थे, मिटा देते थे, लिखते थे, मिटा देते थे। लेकिन डिजिटल बोर्ड एक मशीनरी होता है। बाकी उसमें अगर टेक्निकल कई बार इशू भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें कभी इशू नहीं आते हैं इस, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। डिजिटल का भी धीरे धीरे करेंगे। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। चलिए बात करते हैं जवार के बारे में, किस्मों के बारे में। किसके बारे में? वेराइटीज़। वेराइटीज़ यानी किस्मों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। किस्में तो पहली किस्म की अगर मैं बात करता हूं तो जो पहली किस्म है CSH। CSH1 कौन सी है? CSH1। पहला तो ये, अगर आपसे 12th में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जवार की 4 उन्नत किस्में लिख के आओ, तो कुछ भी नहीं करना है, CSH लगा के और कुछ भी लिख दो आगे। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख दो, आपका क्वेश्चन क्या है? सही है, क्योंकि CSH से स्टार्ट होती है इसकी किस्में। तो CSH फर्स्ट। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आगे एग्रीकल्चर में आगे स्कोप देख रहे हो तो आपको एक जो किस्म है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो CSH फर्स्ट कैसी हैं? जवार की प्रथम संकर किस्म। जवार की प्रथम संकर किस्म। जवार की प्रथम संकर किस्म कौन सी हैं? CSH फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार लगा लेना डियर स्टूडेंट्स। CSH फर्स्ट क्या है? जवार की प्रथम संकर किस्म। दूसरी CSH9 यानी 9, और ये कैसी है? जवार की सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म। जवार की सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? CSH9। इस पर भी आप 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना, CSH9। नेक्स्ट बात करते हैं CSH5। शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म। शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? CSH5। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजचरी 1। चरी का मतलब क्या होता है? चारे के लिए। राजचरी 1, राजचरी 1, राजचरी 2, राजचरी 3, इसमें भी राजचरी लगा के लिख सकते हो। यानी कि ये कैसी हैं? चारे
के लिए उपयुक्त किस्म। चारे के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? राजचरी एक, नेक्स्ट है पूसा चरी एक। पूसा शब्द याद आते ही एक चीज याद आ जानी चाहिए कि यह किस्म, यह नई दिल्ली, पूसा कहाँ पे है? नई दिल्ली। यह नई दिल्ली से विकसित किस्म है। विकसित किस्म, नई दिल्ली से विकसित किस्म कौन सी है? पूसा चरी एक। और छठी किस्म की बात करें तो ऐसे ही याद रख लेना CM 46 इंपोर्टेंट किस्म है, पूछ ली जाती हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना। CM 46 किसकी उन्नत किस्म है? तो जवार की चीफ मिनिस्टर 46। जैसे भी अपने चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री जी कौन है अभी? माननीय श्री अशोक गहलोत जी। ठीक है, बाकी अच्छा काम किया है अशोक गहलोत जी ने भी। चलिए आगे, इनको आप नोट कर लीजिएगा और फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, इसी के संदर्भ में आप इनको नोट कर लेना। CSH पष्ट देख लो एक बार हो। CSH पष्ट जवार की कैसी किस्म है? प्रथम संकर किस्म। प्रथम संकर किस्म कौन सी है? CSH पष्ट। CSH पष्ट। अगर बात करें जवार की सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म, जवार की सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? CSH 9, CSH 9। नेक्स्ट है शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? CSH 5, CSH 5। राजचरी एक कैसी किस्म है? चारे के लिए कौन सी बोलते हैं? राजचरी एक। नेक्स्ट पूसाचरी एक, ये नई दिल्ली से विकसित किस्म है। कौन? पूसाचरी। पूसा शब्द आते ही आपको क्या याद रखना है? नई दिल्ली। CM 46 चीफ मिनिस्टर 46, यानी कैसे भी याद कर लो CM 46। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी किस्में? ये क्या हो गई आपकी जवार की किस्में। चलिए आगे बात करते हैं। जवार की किस्में आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, मेरे को विश्वास है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कर रहे होंगे और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करोगे आप लोग। और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखो हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। जितने मेरे से कोशिश हैं उससे ज़्यादा ही दे रहा हूँ, आपको कम नहीं दूंगा, है ना। और बढ़िया आराम से मस्त तरीके से जिस प्रकार क्लास में बैठकर पढ़ते हैं उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं पादप संरक्षण। पादप संरक्षण यानी पादप संरक्षण में अपन अध्ययन करते हैं एक तो कीट के बारे में और एक रोग के बारे में। यानी एक क्या पढ़ते हैं? कीट और रोग, यानी कि इंसेक्ट एंड डिजीज, इनके बारे में क्या करते हैं अपन? अध्ययन करते हैं। तो जवार होती है, जवार का जो प्रमुख कीट माना जाता है एक तो दीमक मानी जाती है, जो अपन ने कल पढ़ ली, दोबारा पढ़ने की कोई दिक्कत ही नहीं है। दीमक ओडेंटोट्रमस ओबेसस आपसे यही पूछेगा कि जवार का कीट पादप संरक्षण लिखिए, तो कीट लिख देना। एक तो दीमक और एक होती है तनाछेदक। दूसरे कीट का क्या नाम है? तनाछेदक। एक होता है दीमक और एक होता है तनाछेदक। रोग की बात करें तो रोग जो इसके अंदर लगता है कंडवा रोग। कौन सा रोग लग जाता है? कंडवा रोग लग जाता है, यानी कि दाने काले हो जाते हैं। और यह यानी कि यह जो रोग होता है, यह रोग जवार का सबसे भयंकर रोग माना जाता है।
माना जाता है। जवार का सबसे भयंकर रोग कौन सा माना जाता है? खंडवा। नियंत्रण की बात करें तो किससे करते हैं? 2 kg मैनकोजेब 2 kg मैनकोजेब दवा का प्रयोग करते हैं। लिख लो इनको भी। खंडवा रोग 2 kg मैनकोजेब दवा का प्रयोग करते हैं, लगभग 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर। तो का प्रयोग करते हैं 600 से 800 लीटर पानी में लीटर, सही लिख देते हैं, 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में आगे बात करते हैं और इसी आप लिख लो इनको। ठीक है, दूसरा रोग, इसके दूसरे डिजीज के बारे में देखते हैं। कीट हो गए। दूसरा जो इसका रोग है, प्रमुख रोग माना जाता है ये भी, पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा जो रोग होता है जवार में, ये भी प्रमुख रोग होता है। इसमें क्या होते हैं? भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, यानी कि किस पर? पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग में पत्तियों पर किस रंग के धब्बे बन जाते हैं? भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। और इसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? वही मैनकोजेब दवा का। 2 kg मैनकोजेब दवा का प्रयोग करते हैं। 2 kg मैनकोजेब दवा का प्रयोग करते हैं। इसको भी आप नोट कर लेना। और फिर इसकी पढ़ेंगे उपज। क्या पढ़ेंगे? उपज पढ़ेंगे। तो उपज पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक शायरी हो जाए। ज़्यादा शायरी तो मेरे को बोलनी नहीं आती, लेकिन कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छी शायरी बोल सकूँ। कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। देखिएगा, दोबारा सुनिएगा। कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, कि आपको एक ऐसी पहचान बनानी है, क्योंकि देखिएगा मेरे कहने के पीछे उद्देश्य, शायरी के पीछे यह है कि काम ऐसा करो कि अपनी जो एक पहचान बन जाए, अपने लोग याद करें। जिस प्रकार पहले अपने जो भी क्रांतिकारी वीर थे या फिर कोई जिसने भी किसी भी चीज़ का आविष्कार किया या कुछ अच्छा काम किया, तो उसको लोग आज भी याद करते हैं कि वह एक चूल्हे में ऐसा था। ठीक है, तो ये शायरी थी एक छोटी सी। ठीक है, पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलें। कोई भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखो मैं तो एक ही बात मानता हूँ, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप अच्छा बोलो, गलत पढ़ा रहा हूँ गलत बोलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो मेरा काम है मेहनत करना। ठीक है, तो मैं जितनी मेहनत मेरे से हो रही है आपके लिए मैं कर रहा हूँ। कंटिन्यू क्लासेस डालने की कोशिश करता हूँ डेली। फिर भी अब डेली रोज़ाना अपनी एक क्लास अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, तो आप स्टार एग्रो टॉक सर्च करके आप वहाँ पे क्या देख सकते हो, क्लास देख सकते हो। निःशुल्क क्लास रहती हैं बिल्कुल, और आप अधिक से अधिक इस पर आराम से जुड़ सकते हो चैनल पे। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, अपना रोग कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? रोग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं उपज, इल्ड।
उपज। यानी कि जो ज्वार होती है, ज्वार से एक तो दाना प्राप्त होता है, एक चारा प्राप्त होता है। दाने की बात करें तो लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त हो जाता है, दाना। और लगभग चारे की बात करें तो 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त हो जाता है, चारा प्राप्त हो जाता है। और ये आपके क्या हो गई, ज्वार की फसल कंप्लीट। ज्वार की फसल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और आप लिखना चाहो तो एक बीजोपचार रह गया, बीजोपचार, बीजोपचार लिख सकते हो। ज्वार के बीजों का जो बीजोपचार करते हैं, किससे करते हैं, थायरम, थायरम या कैप्टान, थायरम या कैप्टान नामक दवा से क्या करते हैं, बीजों का उपचार करते हैं, बीजों को उपचारित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। ठीक है, आराम से पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो को।